Therefore, I am stressing. सबसे पहले मैं आपको सेलेस्टियल अफेयर क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा. देन कम्स सेलेस्टियल पोल्स, फिर उसके बाद सेलेस्टियल इक्वेटर, फिर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म एक्लिप्टिक क्या होती है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म ज़ोडिएक क्या होता है, और उसके बाद आई विल टेक सेलेस्टियल लॉन्गिट्यूड्स एंड सेलेस्टियल लैटिट्यूड्स. तो सबसे पहले हम सेलेस्टियल अफेयर की बात करेंगे. सेलेस्टियल स्फीयर क्या होता है? द इमेजिनरी स्फीयर इन द स्पेस सराउंडिंग योर एंटायर सोलर सिस्टम इज नोन एज सेलेस्टियल स्फीयर. कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके चारों ओर जो स्पेस होती है, उसके इर्द गिर्द जो स्पेस होती है उसको हम सेलेस्टियल स्फीयर कहते हैं. ये जो ब्लैक हमें दिखाई दे रहा है सर्कल, this is celestial sphere. Then we comes on celestial poles. Celestial poles क्या होते हैं? ये हमें अर्थ की एक्सिस दिखाई दे रही है, NS, एक्सिस ऑफ द अर्थ. दिस इज द प्लेन ऑफ एक्लिप्टिक और ये इसकी एक्सिस है. अब एक्सिस ऑफ द अर्थ को अगर हम इनफाइनाइटली एक्सटेंड करते, इधर भी ऊपर भी और नीचे भी, तो जब इसको इनफाइनाइटली एक्सटेंड करते हैं तो ये सेलेस्टियल स्फीयर को दो पॉइंट्स पे मीट करते हैं. उन दोनों पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? एक को कहते हैं सेलेस्टियल नॉर्थ पोल और दूसरे को कहते हैं सेलेस्टियल साउथ पोल. अब नॉर्थ और साउथ पोल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो एक्सिस है दैट इज एक्सटेंडेड टुवर्ड्स नॉर्थ एज वेल एज साउथ डायरेक्शन. जब अर्थ की एक्सिस को हम इनफाइनाइटली नॉर्थ और साउथ की ओर एक्सटेंड करते हैं तो ये सेलेस्टियल इक्वेटर, सेलेस्टियल स्फीयर को दो बिंदुओं पर काटती है और एक बिंदु को हम कहते हैं नॉर्थ पोल और दूसरे को हम कहते हैं साउथ पोल. एंड थर्ड टर्म इज सेलेस्टियल इक्वेटर. सेलेस्टियल इक्वेटर क्या होता है? सेलेस्टियल इक्वेटर इज सिंपली द प्रोजेक्शन ऑफ अर्थ्स इक्वेटर. जो अर्थ की इक्वेटर हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी उसकी जो प्रोजेक्शन होती है उस प्रोजेक्शन को हम कहते हैं सेलेस्टियल इक्वेटर. अब उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एक्लिप्टिक, और जिसे संस्कृत में, हिंदी में रवि मार्ग कहते हैं. तो एक्लिप्टिक क्या है? द apparent path of sun in the space along which it seems to move around the earth. मतलब सन का apparent path, सन तो वैसे मूव नहीं करता, सन डजेंट रिवॉल्व, बट ऐसा हमें प्रतीत होता है, लगता है कि सन जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द मूव कर रहा है. तो उस पाथ को हम कहते हैं एक्लिप्टिक और रवि मार्ग. दिस इज कॉल्ड द एपरेंट पाथ ऑफ सन अराउंड द अर्थ, और इसको संस्कृत में रवि मार्ग भी कहते हैं. अब ये जो एक्लिप्टिक है, रवि मार्ग है, ये प्लेन ऑफ जो एक्लिप्टिक है इसकी, और जो सेलेस्टियल इक्वेटर है और सेलेस्टियल इक्वेटर की जो प्लेन है, ये दोनों आपस में 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री का एंगल बनाते हैं. जैसे ये जो प्लेन ऑफ एक्लिप्टिक है, रवि मार्ग की प्लेन है, और ये प्लेन ऑफ सेलेस्टियल इक्वेटर की प्लेन है. ये दोनों प्लेन्स आपस में कितना एंगल बना रही हैं? 23.5 डिग्रीज का दोनों एंगल बना रहे हैं. नाउ वी कम ऑन द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, वो है ज़ोडिएक. सारा ज्योतिष हमारा इसी ज़ोडिएक में ही घूमता है.
और ज़ोडिएक होता क्या है? अगर हम प्लैनेट्स की मूवमेंट को ऑब्जर्व करें तो हम देखते हैं कि जो प्लैनेट्स है वो अपने ऑर्बिट्स में घूमते हैं, जैसे हमने सोलर सिस्टम में देखा है। ये मेरे पास सोलर सिस्टम है, तो सोलर सिस्टम में हमने देखा कि दीज आर द प्लैनेट्स, मरकरी, अर्थ, वीनस, दीज आर रिवॉल्विंग अराउंड इन देयर ओन ऑर्बिट्स। ये प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स नहीं हुए हैं, सर्कुलरी ऑर्बिट्स। तो लेकिन जब प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट्स में घूमते हैं तो साथ साथ वो डिफ्लेक्ट भी होते हैं, और नॉर्थ डिग्री साउथ की ओर डिफ्लेक्ट होते हैं, और 9 डिग्री 9 डिग्री ये साउथ की ओर होते हैं, 9 डिग्री नॉर्थ की ओर डिफ्लेक्ट होते हैं। तो ये मेरे पास ज़ोडिएक है। अब ये जो स्पेस है सी, एफ, जी और डी, ये एक बेल्ट है। ये आपको एक बेल्ट की तरह पट्टी दिखाई दे रही है। अब ये जो बेल्ट है इसको हम कहते हैं ज़ोडिएक। इसको हम क्या कहते हैं? ज़ोडिएक। मतलब दिस इज एन इमेजिनरी बेल्ट। ये एक इमेजिनरी बेल्ट है सी, एफ, जी, डी, जो एक्लिप्टिक के 9 डिग्री साउथ और 9 डिग्री नॉर्थ, ये एक्लिप्टिक के 9 डिग्री नॉर्थ होती है, 9 डिग्री साउथ होती है, और इसी बेल्ट के बीच में सारे प्लैनेट्स एज वेल एज मून जो है सब मूव करते हैं। जितने भी प्लैनेट्स हैं सी, एफ, जी, डी बेल्ट के बीच में मूव करेंगे, इसको हम कहते हैं ज़ोडिएक। और ये 9 डिग्री नॉर्थ ऑफ एक्लिप्टिक एंड 9 डिग्री साउथ ऑफ एक्लिप्टिक ये बेल्ट इंक्लाइंड होती है, तो इस बेल्ट को हम कहते हैं ज़ोडिएक। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ऑल द प्लैनेट्स मूव इन दिस बेल्ट, इवन ऑल द कॉन्स्टिलेशंस मूव इन दिस बेल्ट। तो ये बेल्ट हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ज़ोडिएक। हम कहते हैं हाँ ज़ोडिएक में कौन सी राशि उदय हुई? एरीज राशि। जितनी भी राशियाँ उदय होती है, राइज करती हैं राशियाँ, साइंस जितने भी राइज करते हैं इसी बेल्ट में राइज करती है, इसी ज़ोडिएक में करते हैं। तो क्लियर हो गया, ज़ोडिएक इज ए बेल्ट, इट इज एन इमेजिनरी बेल्ट जो एक्लिप्टिक है 9 डिग्री नॉर्थ और 9 डिग्री साउथ, और जिसमें सारे प्लैनेट्स इवन मून वगैरह मूव करते हैं, तो इसको हम ज़ोडिएक कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं लॉन्गिट्यूड्स। तो लॉन्गिट्यूड्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरे पास एक डायग्राम है, ये मेरे पास सेलेस्टियल इक्वेटर है, और ये मेरे पास सेलेस्टियल, ये एक्लिप्टिक है। सेलेस्टियल इक्वेटर एंड एक्लिप्टिक, जिसे हम रवि मार्ग कहते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लॉन्गिट्यूड की परिभाषा क्या है। तो लॉन्गिट्यूड की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। इट इज डिफाइंड एज एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द हेवनली बॉडी measured along the ecliptic from the reference point। कहने का मतलब ये जो लॉन्गिट्यूड है ये एक एंगुलर डिस्टेंस है, किसका? एक हेवनली बॉडी का, मे बी प्लैनेट, मे बी स्टार, किसी का भी एंगुलर डिस्टेंस हो सकता है, जो रेफरेंस पॉइंट से मेजर किया जाता है अलोंग द एक्लिप्टिक, एक्लिप्टिक के अलोंग फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ओ एन क्या है? ये लॉन्गिट्यूड है, किसका? एक पॉइंट, एक हेवनली बॉडी एस है, उसका लॉन्गिट्यूड क्या है? ओ एन। उसका लॉन्गिट्यूड क्या है? ओ एन। जैसे मेरे पास एक और फिगर है, अगर इसमें हमने समझना हो बड़ा आसान, तो ये हमारे पास क्या है? सेलेस्टियल इक्वेटर। मैंने सर्कल में शो नहीं किया, थोड़ा सा सिंपल हो जाए मैंने इसको लाइन से ड्रा किया है। दिस इज सेलेस्टियल इक्वेटर एंड डब्ल्यू डैश ई डैश इज द एक्लिप्टिक। यहाँ पर हमारे पास कोई पी प्लैनेट है या पी कोई हेवनली बॉडी है, हमने इस हेवनली बॉडी का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड फाइंड करना है।
अभी हमने डेफिनेशन सीखी है कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है. लॉन्गिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए हेवनली बॉडी measured along the ecliptic from the reference point. किसी प्लैनेटरी बॉडी का एंगुलर डिस्टेंस जो हम अलोंग एक्लिप्टिक मेजर करते हैं फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट. तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट O है और पॉइंट प्लैनेटरी बॉडी P है और एक्लिप्टिक ये है. तो एक्लिप्टिक के अलोंग रेफरेंस पॉइंट से जो डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस जो इस बॉडी ने मूव किया वो है OP1. देन OP1 इज द लॉन्गिट्यूड. OP1 क्या है? लॉन्गिट्यूड है. अब हम आते हैं लैटिट्यूड पे. लैटिट्यूड क्या है? लैटिट्यूड इज आल्सो एंगुलर डिस्टेंस अक्रॉस द सेलेस्टियल स्फीयर. डिस्टेंस तो सेलेस्टियल स्फीयर पे लेना ना. लॉन्गिट्यूड भी सेलेस्टियल स्फीयर पे, लैटिट्यूड भी सेलेस्टियल स्फीयर पे. इट इज द एंगुलर डिस्टेंस अक्रॉस द सेलेस्टियल स्फीयर मेजर्ड नॉर्थ और साउथ फ्रॉम द एक्लिप्टिक. अब ये देखो, ये हमारे पास एक हेवनली बॉडी है P. P इज द हेवनली बॉडी. हमने इसका लैटिट्यूड फाइंड करना है. तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली इट इज द एंगुलर डिस्टेंस अक्रॉस द सेलेस्टियल स्फीयर. सेलेस्टियल स्फीयर के ऊपर जो एंगुलर डिस्टेंस ये मूव कर रही है, मेजर्ड अक्रॉस द नॉर्थ और साउथ फ्रॉम द एक्लिप्टिक. ये एक्लिप्टिक है. इस एक्लिप्टिक के नॉर्थ जो उसने सेलेस्टियल स्फीयर के ऊपर जो एंगुलर डिस्टेंस मूव किया उसको हम लैटिट्यूड कहते हैं. तो P1 एक्लिप्टिक के परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. एक्लिप्टिक के ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. तो PP1 जो है वो क्या हुआ? लैटिट्यूड हुआ. PP1 क्या हुआ? लैटिट्यूड. एक बार फिर डेफिनेशन बोलता हूँ. इट इज द एंगुलर डिस्टेंस अक्रॉस द सेलेस्टियल स्फीयर मेजर्ड नॉर्थ और साउथ फ्रॉम द एक्लिप्टिक. एक्लिप्टिक से नॉर्थ जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है या नीचे साउथ को जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड कहते हैं. तो इस फिगर में PP1 क्या है? लैटिट्यूड है और OP1 क्या है? यहाँ लॉन्गिट्यूड है. अगर हम इस फिगर में आए, अगेन इन दिस फिगर, अब इस फिगर में ON क्या है? ON इज द लॉन्गिट्यूड. लॉन्गिट्यूड इज ऑलवेज मेजर्ड अक्रॉस द एक्लिप्टिक. Latitude is always measured perpendicular to the ecliptic. Both are the angular distance. एक along the ecliptic measure करते हैं, longitude होता है वो, जिसको हम perpendicular to the ecliptic measure करते हैं, वो latitude होता है. ON is longitude and NS is latitude. तो ये लॉन्गिट्यूड हो गया, ये हमारा लैटिट्यूड हो गया. तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स ये हमें बहुत क्लियर होने चाहिए. नोट्स ऑफ मून. अब हम इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे. नोट्स ऑफ मून क्या होते हैं? इनको राहु और केतु भी कहते हैं, नोट्स ऑफ मून को. तो एक्चुअल में राहु केतु दीज आर नॉट प्लैनेट्स, दीज आर शैडोई प्लैनेट्स, या ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू सेंसिटिव पॉइंट्स जिनको हम राहु केतु कहते हैं. तो वो जो दो पॉइंट्स जो सेंसिटिव पॉइंट्स है वो कैसे आते हैं? तो हमारे पास यहाँ पर एक्लिप्टिक है और ये हमारे पास ये मून का ऑर्बिट है. तो एक्लिप्टिक और ऑर्बिट ऑफ मून जिन दो पॉइंट्स पर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं उन दोनों पॉइंट्स को हम नोड्स ऑफ मून कहते हैं या राहु और केतु कहते हैं. तो देखो ये असेंडिंग पोजीशन है ऑर्बिट ऑफ मून की और ये डिसेंडिंग पोजीशन है. असेंडिंग पोजीशन कब होती है? जब मून क्रॉसेस द एक्लिप्टिक, जब चंद्रमा जो है
एक्लिप्टिक को क्रॉस कर रहा है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की ओर जब चंद्रमा एक्लिप्टिक को अक्रॉस करता है तो उस वक्त इसको कहते हैं असेंडिंग नोड ऑफ मून। तो ये जो पॉइंट है असेंडिंग नोड ऑफ मून, और जब नॉर्थ से साउथ की ओर मून मूव करता है तो जिस पॉइंट पे वो एक्लिप्टिक को इंटरसेक्ट करता है तो उस पॉइंट को कहते हैं डिसेंडिंग नोड। असेंडिंग नोड क्या होता है? राहु, और डिसेंडिंग नोड क्या होता है? केतु। तो दिस इज राहु एंड दिस वन इज केतु। तो आज हमने सीखा कि सेलेस्टियल सफेयर क्या होता है, फिर उसके बाद सेलेस्टियल पोल्स क्या होते हैं, सेलेस्टियल इक्वेटर क्या होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट एक्लिप्टिक क्या होता है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जोडिक क्या होता है, कि सारा ज्योतिष हमारा जोडिक पे निर्भर करता है। एंड इन द लास्ट हमने सीखे सेलेस्टियल लॉन्गिट्यूड्स एंड सेलेस्टियल लैटिट्यूड्स। अगली बार फिर एक नई एस्ट्रोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी लेकर मैं आपके सामने आ रहा हूँ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।